हेलो बच्चों, होप आप सभी लोग बहुत अच्छी स्पिरिट्स में होंगे। तो मैं लेक्चर 2 लेकर आ रहा हूँ 5 मस्ट डू प्रॉब्लम्स का। पिछली बार मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स दी थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। आज मैं कुछ और 5 प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ, देखते हैं क्या आप उसमें से सीख पाते हैं। तो काफ़ी मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स पहले सिखाई थी और जो आज सिखा रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके काम आ जाए आने वाले पेपर्स में। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 8। टर्नरी मतलब हमने बाइनरी सीक्वेंस के सवाल तो कर रखे होंगे, मैंने लेक्चर में भी कराया था। टर्नरी मतलब 3 टर्म्स 0 1 2, 3 टर्म्स हमें लेके चलनी है। 0 1 2 का यूज करके हमें लेंथ 8 की सीक्वेंस, मतलब लेंथ 8 मतलब 8 डिजिट्स का नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसी सीक्वेंस लेंथ 8 की जिसमें कोई भी 2 जीरो एक साथ ना आए, एडजेसेंटली ना आए, दैट इज कैपिटल एन, और फिर डिजिट्स का सम पूछ रहा है एन का। तो अगर आपको याद हो, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले कराए थे बाइनरी सीक्वेंस में भी। तो क्या करें, रिकर्शन का फॉर्मूला आपको सिखाया था, क्योंकि 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे ऐसे तो सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो व्हेन नो 2 zeros आर एडजेसेंट, तो क्या करें भाई, लेट an is the number of ternary sequences, ternary sequences. an is the number of ternary sequences, जनरल ले रहा हूं, of n digits या of length 8 या of length n, in general length n की ले रहा हूं, in which no 2 zeros are adjacent। मैं एक जनरल ले रहा हूं, फिर हम 8 के लिए बात करें, इन विच नो 2 zeros आर एडजेसेंट। ये बात समझ में आती है। अब अगर मैं आपसे कहूं नो 2 zeros आर एडजेसेंट, तो क्या क्या घटना घट सकती है अगर मैं लास्ट डिजिट की बात करूं। ध्यान से समझना जरा, अगर लास्ट में 0 है, अच्छा टर्नरी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, डिजिट्स टू बी यूज्ड, डिजिट्स टू बी यूज्ड 0 1 2। टर्नरी का मतलब इन 3 डिजिट्स का हम यूज करेंगे। तो भाई लास्ट में अगर 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 2 0 साथ में नहीं आ सकती। तो इससे पहले या तो 1 आएगा, या फिर अगर लास्ट में 0 है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, या फिर 2 आएगा। दैट मीन्स इससे पहले n-2 बची टर्म्स, या n-2 स्पेसेस बचेंगे, या n-2 प्लेसेस बचेंगे, यहां पर भी n-2 प्लेसेस बचेंगे। तो अब यहां पे लास्ट में 0 भी आ सकता है, n-2 प्लेसेस पे 0 भी आ सकता है, 1 भी, यानी कि फिर से वही सीक्वेंस बन जाएगी, टर्नरी सीक्वेंस n-2 प्लेसेस के लिए। दैट मीन्स an को मैं क्या लिख सकता हूं, an-2, और ये भी an-2 जैसी सीरीज हो गई। तो यानी कि an-2 प्लस an-2 यदि लास्ट में 0 है, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 है। अब हो सकता था यूनिट प्लेस पे 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है, ये भी तो संभावना हो सकती है। तो मैंने यहां पर लिया व्हेन द यूनिट प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 संभावना है, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, but if 1 or 2 is at unit place, तो क्या संभावना होगी भाई, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए 1 है यहां पर लास्ट में, तो भाई इससे पहले अब यहां पर कुछ भी आ सकता है। इससे पहले वाले प्लेस पे आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, यानी कि ये n-1 प्लेसेस है। तो ऐसी सीक्वेंसेस क्या होंगी, an-1, क्योंकि इनकी जगह n-1 प्लेसेस है, हमें कहना 2 0 साथ में नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे पास लास्ट में 2 भी आ सकता है भाई, तो ये भी n-1 प्लेसेस बचेंगे, तो ये भी an-1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स an क्या क्या हो सकता है, 2 टाइम्स an-2 प्लस 2 टाइम्स an-1। ये 2 संभावनाएं an-2 जैसी है और 2 संभावनाएं an-1 जैसी है। क्या ये बात समझ में आता है? क्योंकि अगर यहां पे 1 आ गया तो पहले n-1 प्लेसेस को मैं अंडर गिवन कंडीशन
कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, an-1, क्योंकि an था n प्लेसेस को फिल करने का तरीका। तो जब 1 था तो भी an-1 है, 2 था तो भी an-1 है। सिमिलरली जब यहां पर 0 था तो तुम्हें पता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो दो केसेस बन सकते हैं। तो हर एक के लिए n-2 डिजिट्स है, तो यानी कि इसको फिल करने के an-2 तरीके हैं, इसको भी फिल करने के an-2 तरीके हैं। तो दिस इज अ नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस। यार नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस क्या क्या आ गई, an की अगर बात करूं तो ये आ गई। अब आपको याद होगा, अगर मेरे को 1 2 3 a1 a2 a3 मिल जाए एक बार, तो फिर मैं आराम से कर पाऊंगा, क्योंकि 3 रखूंगा तो यहां 1 होगा। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 2 या n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये भी साथ लिख लेना, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तभी ये कंडीशन फुलफिल आप कर पाएंगे। नाउ हाउ मच इज a1? ऐसी सीक्वेंसेस कितनी होगी जिसमें सिर्फ एक ही प्लेस होगा? तो 3 बनेगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। ऐसी सीक्वेंसेस 3 बनेगी। अब अगर मेरे पास 2 प्लेसेस है तो 2 0 लगातार नहीं आनी चाहिए। ऐसी सीक्वेंसेस कितनी बनेगी, 3 स्क्वायर माइनस 1 8, क्योंकि 0 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता। और यदि मैं a3 की बात करूं, 3 प्लेसेस वाला, अब अगर 3 प्लेसेस वाला और निकल जाए तो मेरी समस्या सॉल्व, क्योंकि फिर तो मैं 1 2 3 रखता चला जाऊंगा, मेरे को a8 निकालना है। क्योंकि a3 का मतलब है, या a3 का मतलब है a1 प्लस, वैसे तो मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, n को 3 रखूंगा तो क्या आएगा, a1 और a2 आएगा। ठीक है, तो अपने पास लॉजिकली कितना आ रहा है, अगर मैं फॉर्मूले से भी चलूं तो 6 22 आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं जस्टिफाई करके दिखा देता हूं 22 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि मैं चाहूं तो मैं यहीं पे अपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके कर सकता हूं। 3 रखूंगा तो ये a2 और ये a1 बन जाएगा। a1 a2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको वेरीफाई करा देता हूं 3 के लिए। टोटल वेज कितने हैं, अगर मैं आपसे टोटल तरीके पूछूं इन 3 प्लेसेस को भरने के, 27। पहले प्लेस को भरने के भी 3, दूसरे को भी 3, तीसरे को भी 3, 27 तरीके हैं। लेकिन मेरे को वो केसेस हटाने जब कम से कम 2 0 लगातार आ रही हो। वो केसेस कितने होंगे जब 2 0 आ रही हो? पहले तो लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ 3 डिजिट्स। कितनी लिख दूं भाई, 3 क्यूब। लेकिन मेरे काम की कितनी है वो देखते हैं, कितनी फालतू है। मेरे पास यूजलेस कौन सी है, अगर पहले 2 प्लेस में 2 0 आ जाए तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, 3। तो 3 सीक्वेंसेस तो ये हो गई, जिसमें है यहां पे 0 भी आ सकता है लास्ट में। इसी प्रकार अगर लास्ट में 2 0 होती तो ऐसी सीक्वेंसेस कितनी होती, 3। तुम देख सकते हो एक सीक्वेंस दोनों में रिपीट हो रही है, 000 वाली, यानी कि जो सीक्वेंसेस हमारे काम की नहीं है, 3 + 3 - 1 लिख दूं। 5 सीक्वेंसेस हमारे काम की नहीं है, क्योंकि 000 इसमें भी आएगा, 000 इसमें भी आएगा। बाकी सीक्वेंसेस हमारे काम की नहीं है, क्योंकि 2 zeros नहीं चाहिए, मैं कम से कम 2 zeros नहीं चाहिए। बट 000 इज काउंटेड ट्वाइस। तो यानी कि रिक्वायर्ड 3 डिजिट सीक्वेंसेस क्या लिख दूं, रिक्वायर्ड 3 डिजिट सीक्वेंसेस क्या भाई, क्या लिख दूं, a3 आ गया 27 - 3 - 3 + 1 कितना आ गया, 22 22। यानी कि a3 आ गया 22, यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है देख सकते हो उससे भी 22 ही आएगा। n को 3 रख लो तो 2a1 + 2a2, 2a1 + 2a2, 6 और 16 22, यानी कि वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो अब a4 a5 a6 a7 a8 चाहिए था मेरे को, बल्कि इसको एक नंबर डाल दिया हमने, डाल दिया। ओके, सो a4 निकालने के लिए पुट, नाउ पुट n = 4 in 1, क्या आएगा भाई, a4। n को 4 रख दूंगा तो क्या आएगा, 2a2 + 2a3। क्योंकि अब तुम सोच सकते हो अगर 4 सीक्वेंस के लिए ऐसे सोचने लग गया तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो अब
रिकर्जन से हमारे पास बहुत इजी हो जाएगा। तो 2a2 कितना था भाई हमारे पास 8 और 2a3 यानी कि 2 इंटू 22 तो 16 और 44 60 ही हो गया। सिमिलरली a5 कितना लिख दो 2 टाइम्स a3 प्लस a4 तो a3 और a4 22 और ये हो गया 82 164। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि 60 और 22 आ गया इतना। a6 कितना हो जाएगा 2a4 प्लस a5 तो 2 इंटू a4 प्लस a5 जरा जोड़ो भाई 164 और ये 60 जरा जोड़ दो 224 यानी कि 448 448 ये आ गया। बस पहुंचने वाले हैं हम a7 पर आ चुके हैं हम a4 प्लस a5 सॉरी a5 प्लस a6 आएगा यहां पर। तो होपफुली अब तो आपको फंडा समझ में आ गया होगा। तो a5 प्लस a6 448 और 164 164 प्लस 448 जोड़ो भाई 2 इंटू 12 1 11 1 6 1224। देख लो भाई एक बार सही करा ना मैंने, बिल्कुल ठीक करा आई थिंक। और फिर फाइनली a8 क्योंकि मेरे को 8 लेंथ की चाहिए थी तो 2a6 प्लस a7 तो a6 कितना है 448 ये है 1224 कितना आ गया भाई 12 1 7 और 6 1672। दिस विल गिव यू 3344। क्या निकालना था हमें? फाइंड करना था ये अगर वैल्यू कैपिटल एन है तो फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। दिस इज कैपिटल एन दिस इज कैपिटल एन तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया भाई एन का? जोड़ देते हैं भाई इनको। कितना आया 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या करा मैंने। क्वेश्चन अच्छा था। पहली बात तो इसमें टर्नरी वर्ड आ रहा है, बाइनरी तक हमने सीख रखा है तो टर्नरी में 0 1 2 आएगा। तो लास्ट में ये साथ में कह रहा है कि 2 जीरोस कभी भी साथ में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने मान लिया ऐसी सीक्वेंसेस जो इसको फॉलो करते हैं उसका नाम है an। तो लास्ट वाले यानी कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा या 1 या 2। 0 जब आ रहा है तो ऐसी सीक्वेंसेस कितनी होगी an-2 और an-2 दो बार an-2। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1 आएगा या 2 आएगा, 0 आ नहीं सकता 0 से पहले। तो ऐसी दो सीक्वेंसेस बनेगी। इसी प्रकार अगर लास्ट में 1 है तो ये सीक्वेंसेस an-1 और ये अगर 2 आ रहा तो ये सीक्वेंसेस भी an-1। तो मैंने जोड़ दिया तो फॉर्मूला बन गया an का 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास जो सीक्वेंसेस आ गई वो इस तरीके से आ गई। मतलब ये दिस इज द फॉर्मूला। मुद्दे की बात है ये फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बस स्टार्टिंग में एक 1 2 3 रख के वैल्यू निकालनी है। तो 1 डालने पे तो आपको पता ही है कि अगर सिर्फ एक ही प्लेस भरना है तो उसको 3 तरीके से भर सकता हूं। तो a1 3 आ गया, a2 क्या होगा? टोटल 9 में से एक केस घटा दो क्योंकि दोनों जीरो साथ में आ जाए। उसके बाद तो 3 4 5 6 डाल के कर सकते हो आप चेक, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें 3 के लिए चेक करवा दिया। 3 के लिए आप देख सकते हैं टोटल 22 सीक्वेंसेस बनेगी। 27 में से 3 ये घटा दो, 3 ये घटा दो और 1 ऐड कर दो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 2 बार। उसके बाद तो बस वैल्यू रख डालते चले जाओ 4 5 6 7 8। यू विल गेट 3344। ओके, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आने वाले पेपर्स में, क्योंकि टर्नरी वर्ड यूज नहीं हुआ है। बाइनरी तो हमने जनरली यूज करके देख ही लिया है। तो लिख लें, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे भाई। देख ले फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था अपना, जल्दी से देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ओके, ये भी एक बढ़िया प्रॉब्लम है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद ऑल देयर वर्टिसेस बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग फिगर ऑफ 9 क्रॉस 9 अरे, द पॉइंट्स आर इवनली स्पेस्ड इज n। ओके, टोटल स्क्वायर्स पूछ रहा है कितने बनेंगे, ये सवाल है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने चेस बोर्ड में करा था 204 होते हैं, कुछ कुछ उस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली वो सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स दिए हैं 9 डॉट्स।
तो उसको जोड़ के, दो डॉट्स को जोड़ के हम एक मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 क्रॉस 8 के स्क्वायर्स बन सकते हैं, ये एक चेस बोर्ड बन सकता है। तो टोटल स्क्वायर्स क्या आएगा, मन में तो यही लालच आता 204 पे टिक लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक करके समझते हैं इसमें हो क्या रहा है इस सवाल में। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन लॉजिकल सवाल है। अगर आप देखें इस सवाल में, मेरे पास अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो ऑब्वियस सी बात है, मन में यही आएगा कि ये 8 डॉट्स है, 1 2 3, या मैं ऐसे जोड़ देता हूं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 है ना, ये इस तरीके से 5 6 7 8 9 डॉट्स इधर दे रखे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स ऐसे दे रखे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है भाई, 9 डॉट्स ऐसे दे रखे हैं। तो ये 8 क्रॉस 8 का एक चेस बोर्ड बन जाएगा अगर मैं सबको जोड़ दूं। लेकिन इसने लाइंस नहीं दी है, इसने सिर्फ डॉट्स दिए। डॉट्स देने का बेनिफिट क्या है, अगर खाली मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं मेरे पास ये 4 डॉट्स हैं ऐसे, ठीक है भाई, इनको लेके कितने स्क्वायर्स बना सकता हूं मैं, अगर मैं आपसे पूछूं। ऐसे तो बन ही रहा है, ठीक है ना। 4 क्रॉस 4 की बात करते हैं खाली, या लंबाई कितनी होगी 3, 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर्स कितने बन सकते हैं, 1। अभी मैं कम का भी एग्जांपल ले लूंगा। और क्या क्या स्क्वायर बन सकता है इस फिगर में, अगर मैं आपसे पूछूं। अगर मैं इस डॉट को जोड़ दूं तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। और ऐसे ही ये जोड़ दूं, ये जोड़ दूं, ये जोड़ दूं और ये जोड़ दूं, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। यानी कि एक 3 क्रॉस 3 लेंथ की अगर मैं बात करूं, मतलब ये 4 डॉट्स है ना, 2 डॉट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर मान लेता तो 3 सेंटीमीटर। इस 3 क्रॉस 3 सेंटीमीटर के ब्लॉक में, या 4 क्रॉस 4, ये 4 डॉट ये है, 4 डॉट ये है, इस एरे में कितने स्क्वायर बन सकते हैं, एक तो ये बड़े वाला, एक ये बीच वाला और एक ये। यानी कि जब मैं लेंथ 3 क्रॉस 3 ले रहा हूं तो कितने स्क्वायर्स पॉसिबल है, 3। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन स्क्वायर्स की लेंथ भी यही होगी, इनकी स्क्वायर्स की लेंथ कुछ और होगी, लेकिन बनेंगे तो स्क्वायर्स ही, मेरे को तो स्क्वायर से मतलब है। या मैं और छोटा एक एग्जांपल लेता हूं, 3 ही डॉट लेता हूं अभी खाली, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 2 क्रॉस 2 का कितना स्क्वायर बनेगा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं। 2 डॉट्स के बीच में लंबाई मानो 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर की लेंथ होगी मान लीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर तो ये बनेगा इन डॉट्स के कारण। और क्या मैं एक स्क्वायर ऐसे भी बना सकता हूं, ये भी तो एक स्क्वायर बनेगा। यानी कि 2 क्रॉस 2 वाले, जो मैंने 2 क्रॉस 2 वाला जो एक स्क्वायर लिया या ब्लॉक लिया है, इसमें कितने स्क्वायर्स पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है ना। जब मैंने 3 क्रॉस 3 वाली लेंथ ली थी तो इसके अंदर 3 स्क्वायर्स पॉसिबल थे। ऐसे 4 क्रॉस 4 वाला एक और लेके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके दिखा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 5 डॉट होते, 1 2 3 4 5। पहले मैं बना देता हूं, एक स्क्वायर ये बनेगा, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। एक स्क्वायर तो ये बनेगा। और कितने स्क्वायर बन सकते हैं इन डॉट्स के कारण, ये 5 डॉट हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल। क्या क्या स्क्वायर्स पॉसिबल है भाई, एक, इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ देते हैं, या कितने डॉट्स है 1 2 3 4 5, मैंने छोड़े 2, नहीं
दो नहीं, तीन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि दो छोड़ोगे तो यहां पे नहीं बनेगा इससे। ओके, पहले मैं डॉट एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसकी बात करूं, एक स्क्वायर तो ये बना। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये वाली लास्ट वाली लाइन ऊपर बनेगी थोड़ा। क्या ये एक स्क्वायर बनेगा ऐसे? क्योंकि जितने डॉट्स ये छूट रहे हैं, देखो लेंथ ये भी सेम आएगी, ऐसे ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसी तरीके से अगर मैं इसको ले लूं, एक ये स्क्वायर बनेगा, और इन डॉट्स को लेके, ग्रीन तो ले चुके हैं कुछ, और पिंक ले लेते हैं। चलो भाई, ये और ये, यानी कि अगर ये लंबाई 4 सेंटीमीटर है, डॉट्स 5 यूज हो रहे हैं, ध्यान रखना, डॉट्स एक ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि 2 डॉट के कारण एक लाइन बनती है 1 सेंटीमीटर की, 3 डॉट के कारण 2 सेंटीमीटर की लाइन बनती है, तो 5 डॉट के कारण 4 सेंटीमीटर की बनेगी। इस 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर में कितने स्क्वायर बन रहे हैं? एक तो ये था जिसकी लेंथ और विड्थ क्या थी, इस चेसबोर्ड जैसा जो बना था एरे, इसके पैरेलल थी। लेकिन 3 स्क्वायर्स ये भी तो बन सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने अलग अलग लाइन से शो करे। तो यानी कि इस तरह के स्क्वायर्स 4 क्रॉस 4 लेंथ वाले कितने बने? 4। तो तुम क्या देख रहे हो, 1 क्रॉस 1 वाला एक ही था, लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, 1 क्रॉस 1 लेंथ वाला एक ही था, खाली मैं एक स्क्वायर की बात करूं, उसके अंदर कोई और स्क्वायर था। 2 क्रॉस 2 वाले कितने बन रहे थे? एक 4 डॉट के कारण 2 बन रहे थे। इन 4 डॉट्स के कारण कितने बन रहे थे? 2। इसी तरीके से सॉरी, इन 3 डॉट्स के कारण, इसी तरीके से 4 डॉट के कारण कितने बन रहे थे? 3। आगे बढ़ा हुए 5 डॉट के कारण कितने बन रहे थे? 4। तो जब मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊंगा, 8 डॉट के 8 डॉट होंगे, 7 डॉट होंगे, 9 के 9 डॉट यूज होंगे। तो मुझे देखना है टोटल कितने स्क्वायर्स पॉसिबल है। तो अगर आपको याद हो, द स्क्वायर्स पॉसिबल ऑफ लेंथ 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 मतलब 2 क्रॉस 2, 2 डॉट हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल, कितने बनेंगे? 8 स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने चेस बोर्ड में भी सीखा था, ऐसे 8 बनेंगे, 8 8 8 8 8। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर्स पॉसिबल ऑफ लेंथ 2 क्रॉस 2, ये कितने बनेंगे भाई? 2 इंटू 7 स्क्वायर लिख दूं? क्यों? जब मैं 2 क्रॉस 2 की लेंथ यूज करूंगा, तो ये तो हमें पता है कि 7, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहां तक हम जाएंगे 7 आएंगे, तो 7 7 7 49 आएंगे। लेकिन इन 2 के कारण एक अंदर भी बन रहा है, ये मैंने आपको दिखाया था, तो ये फिगर 2 बार काउंट होगी, यानी कि कितने बनेंगे? 2 इंटू 7 स्क्वायर। इसी तरीके से स्क्वायर्स पॉसिबल ऑफ लेंथ 3 क्रॉस 3, ये कितने लिख दूं? 3 इंटू 6 स्क्वायर। क्यों? अगर मैं 6 क्रॉस मैं लेंथ यूज कर रहा हूं 3 क्रॉस 3, मतलब 3 क्रॉस 3 का मतलब ये 4 ब्लॉक यूज होंगे या 4 डॉट यूज होंगे। कहां तक जाऊंगा मैं? यहां तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रॉस 6 के मेरे पास कितने स्क्वायर बनेंगे? 3 क्रॉस 3 के 6 स्क्वायर। लेकिन हर एक के अंदर आपने देखा था एक जैसे 3 बन रहे थे, तो ये 3 बार काउंट होगा। ऐसे 4 के लिए क्या लिख दो? 4 इंटू 5 स्क्वायर। सो इन जनरल squares of length
या ऑफ डायमेंशन, यहां पे भी लेंथ की जगह डायमेंशन कर लो। ऑफ डायमेंशन k क्रॉस k विल बी इक्वल टू हाउ मच? सिग्मा टाइम्स k इंटू 9 माइनस के स्क्वायर लिख दूं, और 1 से 8, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 8 यूनिट की हो सकती है। देख लो, 1 डालोगे तो 8 स्क्वायर, 2 डालोगे तो 2 इंटू 7 स्क्वायर, 3 डालोगे तो 3 इंटू 6 स्क्वायर, ऐसे 4 डालोगे तो 4 इंटू 5 स्क्वायर। तो टोटल स्क्वायर्स जो बनेंगे दैट विल बी सिग्मा टाइम्स k इंटू n माइनस के स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज कैपिटल N, उसके बाद 600 माइनस n तो निकाल लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल N। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1 क्रॉस 1 के कितने बनेंगे? 8 स्क्वायर। लेंथ मैं डायमेंशन कह रहा हूं है ना, यानी कि 2 डॉट यूज होंगे हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल। 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 इंटू 7 स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 इंटू 6 स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था अगर 3 क्रॉस 3 की लेंथ यूज करेंगे, 3 क्रॉस 3 का बनेंगे तो एक स्क्वायर खाली, एक तो यही है, लेकिन 2 स्क्वायर्स और अंदर बन रहे हैं, तो टोटल 3 इस डायमेंशन के ऊपर कितने बन रहे हैं? 3 स्क्वायर बन रहे हैं। जब हमने 2 क्रॉस 2 की लेंथ ली थी तो 2 स्क्वायर बने थे इन डॉट्स के कारण। तो इसी प्रकार जब लेंथ मेरे पास k क्रॉस k है तो कितने डायगोनल बने या कितने स्क्वायर्स बने? k इंटू n माइनस के स्क्वायर। लेट्स ओपन दिस। सो n इज इक्वल टू सिग्मा, हाँ भाई क्या लिख दूं? k इंटू 81 प्लस के स्क्वायर माइनस 18k लिख दूं। दिस विल गिव यू सिग्मा k क्यूब, मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूं, प्लस 81 सिग्मा के माइनस सिग्मा के स्क्वायर, और 18 बाहर आएगा, 18 के स्क्वायर है। ओके, तो यहां पे 18 और आएगा भाई। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब हमें तीनों के फॉर्मूले पता है, सिग्मा एन क्यूब भी पता है, सिग्मा एन स्क्वायर भी पता है, सिग्मा एन भी पता है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमें प्राप्त करना है। तो अगर सिग्मा के क्यूब की बात करूं तो भाई क्या होगा? n प्लस 1/2 का स्क्वायर है ना, n 8 है, प्लस 81 इंटू n प्लस 1/2 माइनस 18 सिग्मा के स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब कैलकुलेशंस है, दिस इज 36, तो यानी कि 1296, ये कितना हो गया भाई? 81, 36, 81 इंटू 36 कर लेते हैं भाई जल्दी से, कितना आ गया? आप लोग भी कर ले, मेरे हिसाब से 2916 आ रहा है, देख लेते हैं। 6 10 3 8 6 11 9 2 1 916 माइनस दिस इज 3, तो ये आ गया भाई कितना? 153 इंटू 24, 153 इंटू 24 है ना, ठीक है। 12 1 20 1 6 और ये आ गया 306, 2 7 6 3672। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 12 1 10 और 11 1 12 1, यह आ गया 0, 11 में से 7 गया 4 5, सो दिस इज 540। यह आ गया n का वैल्यू। 540 स्क्वायर्स बनेंगे भाई। क्या पूछा था इसने? अब उस पर आ जाते हैं, क्या पूछा था इसने। तो ये हमारे से जानना चाहता है 600 माइनस n। ओके, तो 600 माइनस n तो बहुत आसान आ गया, 60 विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आपको इतना तो समझा ही दिया था, सिग्मा के
इंटू एन माइनस के स्क्वायर होगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो उसके बाद सिंपल वैल्यू डाली है मैंने, ओपन कर दिया। तो बस अल्टीमेट जो उसमें एक्सप्रेशन है मेरे काम का वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या मेरे काम की चीज है इस सवाल में। मेरे काम का स्टेटमेंट है ये, अगर हमें ये समझ में आ गया तब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके, तो कैसे आया था मैं ये स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा और, सो दैट अगर किसी का छूट गया हो तो समझ में आ जाए। तो भाई अगर मैं देखूं तो एक चेसबोर्ड जैसी मेरे को ये डॉट 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 दे रखे हैं, बस इन्होंने लाइनें नहीं डाल रखी हैं। यानी कि मैं तिरछे स्क्वायर भी बना सकता हूं। तिरछे स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे स्क्वायर तो मैं पता ही है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर का सम। दो डॉट जोड़ते हैं तो एक लाइन आएगी, है ना, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन आएगी। तो अगर मैं 3 डॉट लेता हूं तो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बनाता हूं, तो 2 क्रॉस 2 यानी कि इन 9 डॉट्स के, इन डॉट्स के कारण 3 इधर और ये ऐसे जो डॉट्स है इनके कारण 2 स्क्वायर मिल सकता है। जनरली हम 1 काउंट करते थे लेकिन यहां पे 2 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर 4 डॉट है यानी कि 3 सेंटीमीटर की लाइन है तो इनके कारण 3 स्क्वायर्स पॉसिबल है। फिर मैंने आगे समझाया था अगर मेरे पास ज्यादा डॉट्स है 5, तो मैंने यहां भी करके दिखाया था 4 स्क्वायर्स पॉसिबल है ना। तो 4 क्रॉस 4 के 4 स्क्वायर पॉसिबल है। तो इन जनरल 1 क्रॉस 1 के 8 स्क्वायर बनेंगे, 2 क्रॉस 2 के 2 इंटू 7 स्क्वायर बनेंगे, 3 क्रॉस 3 के 3 इंटू 6 स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 के 6 बनेंगे, लेकिन हर एक स्क्वायर के अंदर 2 स्क्वायर और बन रहे थे तो टोटल 3 बन रहे थे। तो इन जनरल अगर k क्रॉस k डायमेंशन है तो k इंटू 9 माइनस के स्क्वायर बनेंगे टोटल स्क्वायर्स, और उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू खोलनी है। ठीक है, तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। फिर अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? अ कमिटी ऑफ 5 अमेरिकन 5 ब्रिटिशर्स एंड 5 इंडियंस इज हेल्ड। जनरली इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखा है, लेकिन वो क्वेश्चन एक था कि वो 3 अमेरिकन 3 ब्रिटिश 3 इंडियंस या चाइनीज बैठते हैं, कोई भी साथ साथ ना बैठे। यहां क्या कह रहा है? या कुछ और कह रहा है ये कि इतने लोग तो हैं हमारे पास कि 5 3 तरह के लोग हैं। कमिटी मेंबर्स हैज टू बी सिट अराउंड अ राउंड टेबल विद चेयर्स नंबर्ड। नंबर्स पे चेयर पड़ा है सर्कुलर वे में, मतलब सर्कुलर का तो कोई खेल है नहीं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। कमिटी रूल्स स्टेट दैट एन अमेरिकन मस्ट ऑक्यूपाई चेयर 1। अमेरिका वाला चेयर नंबर 1 पे बैठेगा, और इंडिया वालों की समझो कि दोस्ती है तो वो एक चेयर नंबर 15 पे बैठेगा इंडिया वाला। इंडियन मस्ट सिट दैट दिस। फर्दरमोर नो इंडियन कैन सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन अमेरिकन। मतलब इंडियन जो है अमेरिकन के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, राइट में बैठेगा। मतलब जैसे ये राउंड टेबल है तो इंडियन अमेरिकन के इधर बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। तो अमेरिकन के लेफ्ट में इंडियन नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? नो अमेरिकन कैन सिट इमीडिएटली लेफ्ट टू द ब्रिटिशर। इसी तरीके से अमेरिकन ब्रिटिशर के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, और कोई ब्रिटिशर इंडियन के लेफ्ट में नहीं बैठेगा। ठीक है भाई, ये मतलब लेफ्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि मैं इसके लेफ्ट में नहीं बैठूंगा। तो नंबर ऑफ सिटिंग पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दिस कमिटी फॉर द कमिटी इज n इंटू दिस, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। वापस से n निकालना है, इस n इंटू 5 फैक्टोरियल क्यूब में n चाहिए मेरे को। ओके, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं भाई क्या कह रहा है। ये चेयर नंबर 1 है, यहां अमेरिकन बैठ गया, इसके बगल में इंडियन आएगा 15वीं नंबर की सीट पे, है ना। ये पहले नंबर की चेयर है, यहां 15वें नंबर की चेयर है। अब हमें इन लोगों को ऐसे बिठाना है कि इंडियन अमेरिकन के लेफ्ट में नहीं आएगा, ऐसे ही कुछ है ना। इंडियन विल नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ अमेरिकन, अमेरिकन कैन, अमेरिका वाला ब्रिटिशर के लेफ्ट में नहीं आएगा, और ब्रिटिशर वाला इंडिया के लेफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो क्या क्या संभावना है पहले ये देख लेते हैं भाई। अगर मैं अमेरिकन से शुरू करूं, इफ आई स्टार्ट विद अमेरिकन, तो अमेरिकन के लेफ्ट में ये अमेरिकन बैठा है, ये इसका लेफ्ट हुआ, ठीक है ना। तो मैं इसके लेफ्ट में बना रहा हूं, है ना। ये अमेरिकन हो गया, लो दोबारा इसकी फोटो बना लेते हैं।
ये अमेरिकन हो गया, ये अमेरिका वाले का लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो अमेरिकन के लेफ्ट में या तो अमेरिकन आएगा या ब्रिटिशर आएगा। ये बात समझ में आ गई। इससे मेरे को यही पता चलता है कि इंडियन अमेरिकन के लेफ्ट में नहीं आएगा। ब्रिटिशर की बात करें तो ब्रिटिशर के लेफ्ट में या तो ब्रिटिशर आएगा या फिर इंडियन आएगा, क्योंकि ब्रिटिशर इंडियन के लेफ्ट में नहीं आएगा। नो ब्रिटिशन कैन सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन इंडियन। इंडियन बैठ सकता है, और फिर ऐसे इंडियन के लेफ्ट में इंडियन आएगा या अमेरिकन आएगा। यही तो क्वेश्चन है। तो मैं इन 15 लोगों को कैसे बिठा सकता हूं राउंड टेबल पे, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो क्या क्या संभावना है भाई, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्या क्या संभावना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलो इस सवाल के लिए ये वाला नहीं, ये तो कलर दूसरा ले लेते हैं भाई। क्या करें, चलो लाइट येलो यूज कर लेते हैं। केस 1, तो अमेरिकन के लेफ्ट में अमेरिकन आएगा, तो मान लेते पांचों अमेरिकन साथ हो। पहला केस, पांचों ब्रिटिशर साथ हो, पांचों इंडियन साथ हो, है ना। अमेरिकन फिर ब्रिटिशर साथ साथ हो और फिर इंडियन साथ साथ हो। एक केस तो यही पॉसिबल है। मतलब पीपल ऑफ वन कंट्री टुगेदर, पीपल ऑफ सेम नेशन टुगेदर। आर टुगेदर। कितने तरीके होंगे? वन वे, ये एक साथ, ये एक साथ। तो पहले अमेरिकन पांचों एक आ गए, फिर ब्रिटिशर्स, फिर इंडियंस। वन वे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, वन वे। और क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि तुम्हें एक रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कौन किसके लेफ्ट में नहीं आ सकता। अब मान लीजिए 4 अमेरिकन या अमेरिकन के 2 ग्रुप बना देते हैं भाई, या तो एक साथ होंगे या इनके 2 ग्रुप बनेंगे। 2 ग्रुप कितने तरीके से बन सकते हैं? अगर मैं अमेरिकन को 2 ग्रुप में बांटू तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1। मतलब 4 तरीके से मैं पार्टीशन कर सकता हूं इनका। मतलब इसको ऐसे समझो, यहां पर अगर मैं एक डंडी लगा दूं तो 1 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएंगे। सेकंड ए के बाद डंडी लगा लूं तो 2 3 हो जाएंगे, एक डंडी लगा दूं और तो 3 2 हो जाएंगे या 4 1। मतलब अमेरिकन आर पार्टीशन इनटू 2 ग्रुप्स। केस 2, Americans are partitioned into 2 groups. Partitioned into 2 ग्रुप्स। कितने तरीके से बांट सकता हूं मैं? ये अमेरिकन 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 अमेरिकन, मैं 1 2 3 4 तरीके से इनको तोड़ सकता हूं। 4 जगह डंडी लगा सकता हूं तो इनके टुकड़े हो जाएंगे। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, दैट इज साइज क्या हो जाएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1। तो अमेरिकन पार्टीशन इनटू 2 ग्रुप, दैट इज 4C1, 4 वेज। अब अमेरिकन का तो पार्टीशन कर दिया हमने। तुम्हें याद होगा अमेरिकन के लेफ्ट में इंडियन तो आना ही आना है। अब अगर जब मैंने एक अमेरिकन का एक ग्रुप, मान लीजिए मैंने एक ग्रुप ले लिया 1 4 वाला, तो यहां अमेरिकन आ गया या इंडियन, तो यहां पे ब्रिटिशर को आना पड़ेगा क्योंकि मैंने इनके टुकड़े कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है अब मेरे पास 4 अमेरिकन का ग्रुप एक और लगाना है। मान लीजिए मैंने 4 अमेरिकन एक साथ ले लिए, इनके राइट में इंडियन को ही आना है। ये भी क्लियर है, ये क्लियर है अब, क्योंकि अमेरिकन के इंडियन जो अमेरिकन जो है वो इंडियन के लेफ्ट में आएगा। ओके, तो इंडिया वाला किसके लेफ्ट में आ रहा था?
इंडिया वाला किसके लेफ्ट में आ रहा था? ये ब्रिटिशर था, इंडिया के लेफ्ट में इंडियन आएगा या अमेरिकन? ब्रिटिशर के लेफ्ट में इंडियन आएगा, तो ब्रिटिशर के लेफ्ट में इंडियन आएगा, तो यानी कि यहां पर क्या होना पड़ेगा? अमेरिकन के बाद ब्रिटिशर को आना ही पड़ेगा इधर, अगर मेरे को यहां पे इंडियन लाना है। यानी कि अब यहां पे कम से कम एक ब्रिटिशर तो आएगा ही आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये यानी कि ब्रिटिशर के भी मेरे को यानी कि क्या करने पड़ेंगे? दो ग्रुप। हो सकता है एक 4 ब्रिटिशर यहां पर आए, एक यहां पर आए, या 3 ब्रिटिशर यहां पर आए, 2 ब्रिटिशर यहां पर आए। दैट मीन्स अगर अमेरिकन के 2 ग्रुप करने हैं तो ब्रिटिशर्स के भी 2 ग्रुप करने पड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रिटिशर है तो ब्रिटिशर के लेफ्ट में कौन था? ब्रिटिशर के लेफ्ट में ब्रिटिशर था या इंडियन था? दैट मीन्स यहां पे कम से कम एक इंडियन को आना पड़ेगा, और बाकी के यहां पे जो बचे हुए हैं वो 3 यहां आ जाएंगे, क्योंकि ये चारों को एक ग्रुप बन जाएगा। दैट मीन्स अगर अमेरिकन के मेरे को 2 ग्रुप करने हैं तो ब्रिटिशर के भी 2 करने पड़ेंगे और इंडियन के भी 2 करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आती है? सो इफ अमेरिकन आर पार्टीशन इनटू 2 ग्रुप्स इन 4 ways, so Britishers and Indians will also have to be divided, into 2 groups। और उनके लिए भी कितने तरीके होंगे? सच वेज आर 4 फॉर ईच, एंड सच वेज इज इक्वल टू 4C1 फॉर ईच। जैसे अमेरिकन को 2 ग्रुप में बांटने के 4 तरीके थे, ब्रिटिशर्स और इंडियंस को भी बांटने के 4 तरीके होंगे। सो इस केस के लिए रिक्वायर्ड वेज क्या होगा? फॉर केस 2, रिक्वायर्ड वेज टू पार्टीशन, है ना, रिक्वायर्ड वेज टू पार्टीशन इनटू 2 ग्रुप्स, 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर अमेरिकन के 2 ग्रुप होंगे तो ब्रिटिशर्स के भी 2 ग्रुप करने पड़ेंगे और इंडियंस के भी। तो 64 तरीके तो ये होंगे। अब हमने देख लिया था कि मेरे पास 5 अमेरिकन, 5 ब्रिटिशर और 5 ये ब्रिटिशर था, यहां पे इंडियंस थे। हमने इनको 2 ग्रुप में बांटा, 3 ग्रुप में भी तो बांट सकता हूं अमेरिकन को मैं। 3 ग्रुप का मतलब 2 1 2 का ग्रुप बांट दूं, या 1 1 3 का ग्रुप बांट दूं, ऐसा भी हो सकता है। तो केस 3 क्या होगा? अमेरिकन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो अब इनको 3 ग्रुप्स में बांटने के तरीके कितने हैं मेरे पास? अमेरिकन को अगर मेरे को बांटना है, ये अमेरिकन 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 अमेरिकन, तो मुझे मेरे पास स्पेस कितने? 1 2 3 4। तो बेसिकली 2 पार्टीशन करने हैं मेरे को। मैं 2 पार्टीशन कितने तरीके से कर सकता हूं? इन 4 स्पेसेस में से मैं यहां पर कर सकता हूं, या सेकंड थर्ड पे कर सकता हूं, यानी कि 4C2। सच वेज ऑफ पार्टीशन, सच वेज ऑफ डिवीजन क्या लिख दूं? 4C2। मैं 6 तरीके से इन अमेरिकन को बांट सकता हूं। यह बात समझ में आती है? सिमिलरली ब्रिटिशर्स और इंडियंस के लिए भी मेरे पास कितने तरीके होंगे अगर मेरे को उनको बांटना है? तो 6 जैसे पिछले क्वेश्चन में था। सिमिलरली, क्योंकि अब हमें जैसे पिछले सवाल मैंने आपको बताया था 2 ग्रुप्स के लिए ब्रिटिशर्स और इंडियंस को भी बांटना पड़ा था। जब 3 ग्रुप्स अमेरिकन के बनेंगे तो 3 ग्रुप्स ब्रिटिशर्स और इंडियंस के लिए भी बनेंगे। सिमिलरली ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस will have to be divided in 3 groups each, और सच वेज क्या होंगे इनके लिए भी? 6 फॉर ईच, 4C2। तो फॉर केस 3
रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया ग्रुप में बांटने का, रिक्वायर्ड वेज ऑफ पार्टीशन, रिक्वायर्ड वेज ऑफ पार्टीशन। ये भी 6 क्यूब लिख दूं, 216 पहले आया था 4 क्यूब, उससे पहले आया था 1, तो 216 और 64 अभी तक 280 और 281 आ चुका है। इतना तरीका समझ में आ गया। अगला केस क्या होगा, मैं अमेरिकन को मैंने 3 ग्रुप में बांटा, मैं 4 ग्रुप्स में भी बांट सकता हूं। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं ग्रुप्स में बांटता जा रहा हूं। अमेरिकन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स का मतलब 5 अमेरिकन थे, तो 4 ग्रुप्स का मतलब 1 1 1 2। कितने तरीके से बांट सकता हूं, ये 5 अमेरिकन थे तो मेरे पास 1 2 3 4 में से कहीं किसी भी 3 जगह पर मैं पार्टीशन कर दूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया, तो देख सकते हो 4 ग्रुप बन गए। सच वेज क्या लिख दूं, 4C3। सिमिलरली इंडियंस और ब्रिटिशर्स के लिए भी यही होगा, तो सेम विल बी केसेस फॉर, सेम विल बी वेज फॉर ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। तो टोटल वेज यहां पर कितना आ गया, टोटल वेज हियर 4 क्यूब लिख दूं। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है। 64 एक और आ गया, पहले भी शायद 64 आया था, तो 128 और 200 344 और 345 अभी तक हो चुका है। लास्टली अमेरिकन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, अमेरिकन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो अभी हम पार्टीशन के तरीके देख रहे हैं, अभी तो हम अभी परम्यूटेशन का क्या करेंगे अभी वो भी देखना है अभी हमें। तो अमेरिकन को अगर 5 ग्रुप्स में बांटना है तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 1 1 1 1 1 1 की टीम बनानी पड़ेगी इनकी। तो 5 कितना 4C4 सच वेज 1 1 के ग्रुप बनेंगे, यानी कि 4C4 1। तो सेम विल बी द केस फॉर ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे यहां पर, टोटल वेज हेयर ऑफ पार्टीशन विल बी 1 क्यूब, यानी कि इन ऑल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या लिख दूं अब, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू, हाँ भाई तो पहले तो मैं ग्रुप्स देख लेता हूं कितना बना, एक इसका बना प्लस, अब उल्टा चल लेते हैं, इससे पहले कितना आया था 64, उससे पहले कितना आया था शायद 128 आया था आई सपोज, नहीं 216 और 64 और 1, तो 216 64 और 1 इंटू 5 फैक्टोरियल का क्यूब लिख दूं, क्योंकि 5 अमेरिकन को आपस में परम्यूट करने के 5 फैक्टोरियल तरीके, ब्रिटिशर्स को आपस में 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके, और इंडियंस के लिए भी। ये कितना आ गया भाई, आई थिंक 346 आ गया, हमने अभी अभी ऐड किया था थोड़ी देर पहले 345, उसमें 1 और जोड़ दो, देख लेते हैं, हाँ सही आ गया 346। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि यही तो कह रहा था कि ये n है, देख लो n इंटू 5 फैक्टोरियल क्यूब था सवाल में। सो दिस इज n, तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, ऑब्वियस सी बात है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n कितना लिख दो भाई, 6 और 4 10 और 3 13। तो बहुत शानदार सवाल था ये, हमें थोड़ा सा ध्यान से सोचने की आवश्यकता थी इसमें, कि 15 लोगों को अराउंड राउंड टेबल बिठाया गया अंडर द गिवन कंडीशन कि कौन किसके लेफ्ट में आ सकता है।
तो मैंने ग्रुपिंग कर ली सबसे पहले। तो कितने तरीके से मैं ग्रुपिंग में ला सकता हूं कि या तो ये पांचों साथ साथ हो, एक तरीका। फिर मैंने ग्रुप बना दिया, अमेरिकन को दो ग्रुप्स में बांट दिया। तो ऐसे चार तरीके हैं अमेरिकन को दो ग्रुप में बांटने के। और फिर मैंने आपको ये समझाया था कि अगर अमेरिकन को दो ग्रुप में बांटना है तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस को भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि अमेरिकन इंडियन के लेफ्ट में आ सकता है या अमेरिकन अपने लेफ्ट में खुद आ सकता है। सेम ब्रिटिशर और इंडियंस के बारे में बात की गई। तो ऐसे 444 64 केसेस बने। फिर अमेरिकन को तीन ग्रुप में बांटा तो 4C2 यानी कि 6। सेम विल बी फॉर द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स 6 क्यूब। चार ग्रुप्स में बांटा तो 64 और लास्ट में सभी को मैंने 5-5 ग्रुप में बांट दिया तो केवल एक केस। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लिख लें आप। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे भाई, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके बाद जल्दी से ये लिख लें आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्या कह रहा है। एक मिनट, यहां पे पार्टीशन आई आएगा। ओके, बाइजेक्शन की ये प्रॉब्लम दिख रही है। क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। एक पार्टिकल है जो कार्टेशियन प्लेन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। फ्रॉम एनी लेटेस्ट पॉइंट ए कॉमा बी द पार्टिकल, मतलब किसी कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी से वो कैसे मूव कर सकता है। मतलब वो सीधा सीधा चले हॉरिजॉन्टली, या वर्टिकली भी चल सकता है a+1 b या ab+1, और डायगोनली भी चल सकता है। जनरली जो हम लोग सवाल करते हैं उसमें या तो राइट देता है या लेफ्ट देता है, सॉरी राइट देता है या अप देता है, शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन यहां पर डायगोनली भी मूव कर सकता है, ऐसा ये कह रहा है। तो कितने तरीके से वो 0-0 से 5-5 पे जा सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर खाली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता तब तो बहुत इजीली कर लेते हम, जैसे हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। प्रॉब्लम यहां पे ये नहीं है, प्रॉब्लम है यहां पे डायगोनली भी मूव कर सकता। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज, यहां पे अब पार्टिकल के पास या पर्सन के पास तीन रास्ते हैं, तीन तरीके से वो मूव कर सकता है। गुड प्रॉब्लम। हियर हमारे पास पार्टिकल दे रखा है। हियर द पार्टिकल कैन मूव इन 3 वेज, तीन तरीके से जा सकता हो। या तो राइट में, दैट इज इन राइट डायरेक्शन, या फिर इन लेफ्ट डायरेक्शन, सॉरी इन अपवर्ड डायरेक्शन, और तीसरा इन डायगोनल डायरेक्शन। उसके पास ये तरीके हैं। हमारे पास 5 हॉरिजॉन्टल स्टेप है, 5 वर्टिकल स्टेप है और 5 डायगोनल है। लेकिन साथ में क्या कह रहा है, देयर आर नो राइट एंगल टर्न्स इन द पार्टिकल्स पाथ। मतलब वो 90 डिग्री पे नहीं जा सकता कि वो यूं गया और यूं ऊपर चला जाए, या पहले ऊपर जाए फिर राइट टर्न ले ले। यहां पे ये रेस्ट्रिक्शन साथ में है। तो फिर वो क्या करेगा, 90 डिग्री पे उसे टर्न नहीं लेना। बट द पार्टिकल कैन नॉट टर्न, द पार्टिकल कैन नॉट टर्न एट 90 डिग्रीज। ये साथ में कंडीशन है। तो फिर अब क्या करेगा भाई, क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि वो डायगोनली सीधे 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 डायगोनली 1 2 3 4 5 स्टेप डायगोनली चले। या फिर जैसे वो सीधे गया तो पहले फिर डायगोनली जाए फिर अप जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि जो राइट वाला पाथ है और जो अपवर्ड पाथ है ये कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। राइट 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 सीधा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि उसके बाद वो 90 डिग्री पे नहीं जाएगा। मतलब राइट के बाद डायगोनल होना चाहिए, या 3 राइट के बाद अगर उसे ऊपर जाना है तो पहले डायगोनली मूव करेगा, या पहले ऊपर गया है फिर राइट जाना है तो पहले डायगोनली मूव करना पड़ेगा फिर राइट जा सकता है। तो कितने तरीके हैं हमारे पास इसको मूव कराने के, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या क्या केसेस पॉसिबल है, यहां पर भी केसेस बना लेते हैं। केस 1, मैं यहां पे डायगोनल के लिए डी यूज कर लेता हूं, राइट के लिए आर, अपवर्ड के लिए यू, डायगोनल पाथ के लिए डी। तो मेरे पास क्या क्या संभावना है, पार्टिकल मूव्स 5 Ds,
मतलब डायगनली चले। कितना तरीका है? सच वेज एक ही तरीका है भाई, 5C5 है ना, 5C5 लिख दो। परमिटेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि उसको सीधे सीधे ही जाना है, एक ही तरीका है। दूसरा केस क्या हो सकता है? पार्टिकल मूव्स 4 डायगोनल पाथ, एक राइट पाथ और एक अपवर्ड पाथ। ये बात समझ में आती है? मान लीजिए वो 4 डायगोनल चला, कोई से भी 4 चला, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो अगर 4 डायगोनल चला तो 1 2 3 4 यहां चलना पड़ेगा, तो एक ऊपर और एक राइट में भी जाना पड़ेगा। ये मुझे ध्यान रखना है कि वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, राइट और वर्टिकल वाला। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 6 बार कदम चलाना पड़ेगा। इस बार 4 पाथ डायगोनली चल रहे हैं, एक राइट में कदम चल रहा है और एक अपवर्ड। कैसे चल सकता है? सच वेज ऑफ ट्रैवलिंग। क्या लिख दूं? 1 2 3 4, ये 4 डायगोनल पाथ है। कितने तरीके से मैं राइट और अपवर्ड पाथ को अरेंज कर सकता हूं ताकि ये कंसेक्यूटिव ना हो? वही गैप मेथड। तो लिख दूं 5 into 4, 20 तरीके से चल सकता हूं मैं, या ये पार्टिकल 20 तरीके से चल सकता है। राइट वाला और अपवर्ड वाले के बीच में एक डी जरूर आना चाहिए, यानी कि दोनों आर और यू कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो टोटल वेज इज 20। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ले रहा हूं। अब ये हो सकता है 3 डी चले, 3 पाथ डायगोनली चले, 2 वर्टिकली चले और 2 राइट में चले। अब यहां पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 अगर डायगोनल चल गया तो हमारे मन में आ रहा है कि 4 गैप्स आ गए। अब इन 4 गैप्स में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 2 राइट शुरू में चल दूं, 2 वर्टिकल एक साथ चल दूं, या हो सकता है 2 राइट में से एक राइट चला, फिर एक डायगोनल चला, 2 अप चला, फिर राइट चला। मतलब इनमें से किसी एक के 2 टुकड़े कर दूं, या फिर मैं एक राइट एक डायगोनल, एक राइट एक डायगोनल, इस तरीके से इनके टुकड़े कर दूं एक एक के। मतलब सब केसेस बनेंगे यहां पर। क्या मतलब? बोथ आर टुगेदर एंड बोथ यू, दोनों राइट एक साथ चला, दोनों अपवर्ड एक साथ चला। बोथ आर टुगेदर एंड बोथ यू टुगेदर। ये स्टेप्स मेरे को साथ साथ चलने हैं। क्या लिख दूं? सच वेज ऑफ ट्रैवल। क्या लिख दूं? कितने? 1 2 3 4, 4 into 3, 12 तरीके हैं मेरे पास। 2 आर को मैं कहीं पे भी रख सकता हूं, 2 यू को भी कहीं रख सकता हूं, तो 4 into 2। इनमें से किसी एक को स्प्लिट कर लूं, मतलब एक तरीके से जैसे राइट को स्प्लिट करा, तो एक आर और 2 यू एक साथ चलूंगा। तो 1 ऑफ आर और यूज स्प्लिट, इन दोनों में से कोई एक स्प्लिट कर रहा हूं। लेट मेरे को आर और 2 यू एक साथ चल रहे हैं, दोनों आर अलग अलग चल रहे हैं। तो मेरे पास डी तो कितने हैं भाई? इस बार 3 डी है, गैप्स मेरे पास 4 ही है, क्योंकि कदम तो 7 चल रहे हैं। कितने तरीके से चला सकता हूं इनको मैं? सच वेज ऑफ अरेंजमेंट। क्या लिख दूं? पहले आर को रखने का, या किसी इन 3 ग्रुप में से पहले ग्रुप को रखने के 4 तरीके, फिर 3, फिर 2/2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों आर आइडेंटिकल है, कोई सा भी पहले चलूं। अब स्प्लिट करने के तरीके मेरे पास 2 है, क्योंकि मैं आर को स्प्लिट करूं या यू को, क्योंकि मैं ये भी ले सकता था ना, यू आर आर, तो उसके लिए भी ये 6 तरीके होंगे, 12 तरीके होंगे, तो यानी कि 24 तरीके ये हो गए, है ना। दोनों आर साथ ले सकता था, यू को स्प्लिट कर दूं, या मैंने आर और 2 यू लिया, तो पहले आर को रखने के 4 तरीके, दूसरे को 3, फिर 2 रखने के तरीके, तो 4 into 3 into 2, क्योंकि दोनों आर आइडेंटिकल है तो इसलिए 2 से डिवाइड किया into 2। अब हो सकता था कि मैं दोनों आर को भी स्प्लिट कर दूं, दोनों यू को भी, मतलब आर यू, बोथ आर एंड यूज आर स्प्लिट into 2 पार्ट्स। तीसरा केस, बोथ आर्स एंड यूज स्प्लिट,
दैट इज आर आर यू यू। अब आपको पता है कि इनके बीच में एक एक डायगोनल जरूर आएगा, तो सच वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या लिख दूं? 4 बच्चे 4 कुर्सियां वाला केस हो गया है। तो लेकिन 2 आइडेंटिकल एक जैसे हैं, 2 आइडेंटिकल एक जैसे हैं। कितने तरीके हो गए इसको अरेंज करने के? 6 तरीके। तो फॉर केस सी या केस थर्ड कितने तरीके हो गए फॉर दिस केस? फॉर केस थर्ड टोटल वेज, फॉर केस थर्ड टोटल वेज ऑफ ट्रैवल क्या हो गया, या टोटल वेज ऑफ मूवमेंट। हाँ भाई, पहले का कितना आया था? पहले केस का 12, इसका आया था 24। 12, 24 और 6, 42 तरीके ये आ गए जब मैंने क्या किया? 3 डायगोनल लिए। चौथा केस क्या हो सकता था? हमने पहला केस लिया था 5D, फिर लिया था हमने 4D, 3D, अब 2D। अब अगर केस 4, अगर मैं 2 डायगोनल ले रहा हूं 2Ds, यहां पे कुछ कंडीशन लिखी थी क्या हमने? पार्टिकल मूव 2Ds, अच्छा ऐसे लिखा था हमने, पार्टिकल मूव्स 2 डायगोनल स्टेप्स, 2D चला। तो 2 डायगोनल चलने का मतलब क्या हुआ? उसके बाद अब क्या बचा? 2 डायगोनल बचा, तो 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल स्टेप्स बचे, और तो 3 राइट और 3 यू, मतलब टोटल 8 कदम चला। अब क्या कर सकते हैं? अब हम पहले ये डी और डी लगा लेते हैं, तो 3 गैप्स हो गए। तो क्या हो सकता है? तीनों आर एक साथ हो, तीनों यूज एक साथ हो। इसमें भी सब केसेस आर्स टुगेदर एंड यूज टुगेदर, है ना? हो सकता है पहले आर तीनों आर एक साथ चला, फिर डी चला, फिर तीनों यू चला, फिर मैं डी चला। सच वेज कितने तरीके से मैं ट्रैवल करा सकता हूं? मेरे पास 3 आर है और 3 यू है, तो 3 आर को रखने के 3 तरीके और 3 यू को रखने के 2 तरीके, 6 तरीके। दूसरा केस क्या हो सकता है? मैं 3 पार्टीशन, टोटल 3 टुकड़े करूं, मतलब किसी एक के 2 कर दूं, आर या यू में से किसी एक के 2 टुकड़े कर दूं, क्योंकि मेरे पास 3 ही स्पेस है रखने के। 2D के अगर ये डी रखे हैं तो 3 ही गैप्स है, तो किसी एक को पार्टीशन कर दो, मतलब 1 आर और 2 आर। जैसे आर की बात करूं तो 2 टुकड़ों में डाल दो, तो बी केस आर्स और यूज स्प्लिट इन टू पार्ट्स। यहां पे शुरू में लिख लेना ओनली वन ऑफ आर्स और यूज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो ये डी, ये 3 गैप्स थे। तो जैसे कि मैंने ले लिया आर, 2R और 3U, ये है ना मेरे पास 3 आर और 3 यू थे। तो अब मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? वेज, तो लिख दू 3 इंटू 2 इंटू 1। पहले ग्रुप को रखने के 3 तरीके, फिर 2, फिर 1 इंटू 2। क्यों? मैं यू को भी तो स्प्लिट कर सकता था। वेज ऑफ स्प्लिटिंग आर और यू, ये कितना आया भाई? 12 तरीके ये आ गए। तो यहां पे 2 ही केस बनेंगे, या तो आर स्प्लिट होगा या यू स्प्लिट होगा। यदि ये साथ साथ है तब तो 6 तरीके आ गए थे, और 12 तरीके ये आ गए। तो टोटल केसेस, टोटल वेज इन दिस केस कितने लिख दूं? 18, 12 ये और 6 ये, तो 18 ये आ चुका है, 42 वो आ चुका था पहले ही, तो 60। और उससे पहले कितना आया था हमारे पास? केस 20 ही आया था और 1 ही आया था। अभी तक 81 आ चुके हैं। अब हम लास्ट केस क्या हो सकता है भाई? हमने देखा था पार्टिकल को 2D करा था, 1D अगर कर दूं, केस 5 लास्ट केस
पार्टिकल मूव्स 1D 4R एंड 4U। तो ऑब्वियस सी बात है डी के इर्द गिर्द सिर्फ दो ही स्पेस है, यानी कि सभी आर को और सभी यू को साथ रहना पड़ेगा। मतलब पहले वो 4 राइट चले, फिर डायगोनल चले, फिर अप चले। तो सच वेज यानी कि इनको साथ साथ ही रहना पड़ेगा, बराबर 2 into 1। दो तरीके हैं, इस तरीके से ट्रैवल करने के दो तरीके हैं, या तो पहले 4 वर्टिकल चले फिर डायगोनल फिर 4 हॉरिजॉन्टल, या 4 हॉरिजॉन्टल डायगोनल फिर 4 वर्टिकल। तो रिक्वायर्ड वेज कितना आ गया सभी में? फ्रॉम ऑल केसेस required ways of traveling क्या लिख दूं? चलो भाई जोड़ते हैं। पहले केस का कितना आया था? केस 1 का 1 20 और ये आया था 42। पहले लिख लेते हैं भाई, 1 20 42। फिर फोर्थ केस का तो 18 और इसका 2, कितना आ गया भाई? 83। यानी कि इन ऑल वी हैव 83 केसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम पार्टिकल फ्रॉम 00 to 55, है ना। दोबारा देख लेते हैं क्या किया मैंने सवाल में। इस पार्टिकल को 00 से 55 पे जाना था। कंडीशन ये है कि कोई भी टर्न 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, या तो पांचों डायगोनल स्टेप लिए जाए। डायगोनल के लिए मैंने डी यूज किया, अपवर्ड के लिए यू और राइट के लिए आर। तो पांचों अगर स्टेप्स डायगोनल है तो एक ही तरीका 5C5। लेकिन अगर 4 डायगोनल स्टेप चलूं तो एक राइट और एक वर्टिकल भी चलना पड़ेगा। तो अगर 4 डायगोनल है तो ऑब्वियस सी बात है आर और यू को साथ ही होना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपको याद हो गैप मेथड, तो एक आर और यू को लगाने के तरीके मेरे पास 5 into 4 हो। वैसा ही सवाल हो गया, 4 लड़के हैं 2 लड़की है, कोई भी 2 लड़की है साथ साथ ना बैठे, और ये चारों लड़के आइडेंटिकल है, तो इनको बिठाने का एक ही तरीका है, इसलिए मैंने यहां पे इनको 4 फैक्टोरियल नहीं करा। फिर 3D 2R 2U, तो 4 लोगों को बिठाना है। लेकिन कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, अब यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिट करना पड़ेगा कि दोनों आर एक साथ हो, दोनों यू साथ हो। तो तरीका क्या आ जाएगा, 4 into 3, क्योंकि 4 गैप्स आ रहे हैं, 2 बीच में और 2 कॉर्नर्स। हो सकता है इनमें से आर और यू में से कोई एक स्प्लिट हो जाए, जैसे कि मैंने आर आर यू ले लिया। तो बिठाने के तरीके 4 into 3 into 2 बटे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों आर आइडेंटिकल हो गए, और ऐसे 2 केसेस बनेंगे तो 24। तो ये वाली स्लाइड ठीक है भाई। तो ये हमने देख लिया था 24। तो केस 4, अच्छा सी पार्ट, दोनों आर और दोनों यू स्प्लिट हो जाए तो आर आर यू यू, तो 4 into 3 into 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों आर और दोनों यू आइडेंटिकल है। तो 6 तरीके ही है। तो इस केस 3 से टोटल 42 केस आ गए। फिर केस 4 में हमने क्या करा, एक और डी कम कर दिया, तो 2D पर आ गए 2 डायगोनल स्टेप, 3 वर्टिकल और 3 अपवर्ड। इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तीनों आर एक साथ हो, तीनों यू एक साथ हो, ऐसे तरीके सिर्फ 6 होंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को स्प्लिट कर दूं तो ऐसे तरीके 12 होंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लास्टली 1 डी और 4 यू और 4 आर, तो एक ही तरीका है, चारों आर और चारों यू को रखने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। तो इन ऑल वी गेट 83 वेज। इन सबको जोड़ देंगे तो 83, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बढ़िया प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम और बची है, वो भी देख लेते हैं। कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम मैंने लेक्चर, जब मैंने टॉप 5 क्वेश्चन लिए थे, वहां पे 6 रिंग्स का एक क्वेश्चन कराया था। यहां पर 5 रिंग्स का है, कुछ कलर्ड हेड्स है। देख लेते हैं क्या है यहां पर कि ABCDE, यहां पर 5 मेरे पास हेड्स है। तो और कलर मेरे पास 3 है, रेड ब्लू और ग्रीन। कितने तरीके से मैं इन हैट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं सच दैट द पर्सन सिटिंग इन द एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर्स। अगल बगल वाले को डिफरेंट कलर्स मिलने चाहिए। वहां पे जो मैंने सवाल कराया था लेक्चर 1 में, वहां 6 रिंग्स थे, तो वहां पे मैंने कुछ केसेस बना के कर लिया था। 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, कोई भी एक जैसा नहीं। लेकिन यहां पर मेरे पास क्या है, 5 है, कुछ पोजीशंस कम हो गई हैं। तो ये मान लीजिए ABCDE इस तरीके से सर्कुलर वे में बैठे हैं।
अब यहां पे क्या क्या संभावना है, क्योंकि वहां पे तो क्या था 6 थे, तो इसलिए हमने ऑल्टरनेट ले लिया था। यहां पर 5 ही है। यहां पर भी मैं केसेस बना रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इस तरह के सवालों को, कोई भी एक डायग्राम, कोई भी दो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ले लेते हैं। जैसे मैंने ए और डी की बात करूं, ए और डी के पास जो कैप है वो सेम कलर की भी हो सकती है, डिफरेंट कलर की भी हो सकती है। अच्छा, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपने लेक्चर 1 देखा हो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो यहां पे जो कलर है वो डिपेंड करेगा कि इधर सेम है या डिफरेंट है, तो इसलिए वो केस नहीं करेंगे हम, 48 लिख दें। तो क्या करें, केस 1, यहां पर भी मैं केसेस में ही डील करूंगा। व्हेन ए एंड डी हैव hats of same color, अगर ए और डी के पास सेम कलर की टोपी है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भरने के तो 3 तरीके होंगे, क्योंकि मेरे पास 3 कलर्स है, रेड ब्लू ग्रीन। तो ऑब्वियस सी बात है, ई को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके होंगे, 2, क्योंकि अगर रेड और रेड इसके पास है तो इसके पास ब्लू या ग्रीन होगा। Then such ways of distribution, मुझे टोपी बांटनी है इन 5 लोगों में, will be 3 इंटू, ये 3 तो किसके लिए, ए और सी के लिए है ना, और ए एंड सी, क्योंकि इसको देने के 3 तरीके, तो ए एंड डी, सॉरी, ए एंड डी। ई को टोपी देने के मेरे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि इसके पास अब जो हैट है वो डिफरेंट कलर का आना चाहिए। बी के लिए भी मेरे पास कितने तरीके होंगे, अब 2, क्योंकि इसके पास अगर लाल टोपी है तो उसको मैं कोई सी भी दे सकता हूं, इसके पास भी लाल थी, तो अगर इसको डिफरेंट कलर की टोपी दी तो इसका मतलब ब्लू या ग्रीन में से एक दी होगी। तो फिर सी को टोपी देने के कितने तरीके हैं, 1 फॉर सी, ये आगे कितना 12। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं पहले केस में, तो जब ए और डी के पास सेम कलर है। अब ये जो कलर है डिफरेंट भी तो हो सकता है ए और डी के पास। सो केस 2, व्हेन ए एंड डी हैव हैट्स ऑफ डिफरेंट कलर, ए और डी के पास जो कैप है हमारे पास डिफरेंट कलर का है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो ए और डी को जो कैप देने का तरीका है वो मेरे पास कितना है, इसको 3 तरीके से दे सकता है, उसको 2, तो ऑब्वियसली जो ई है उसको देने का एक ही तरीका होगा, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब जरा ध्यान से देखना, 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर डी, दिस इज फॉर ई, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बी और सी पे जो टोपी आएगी वो डिपेंड करेगी किस पे, कि ए के पास जो टोपी है उसी कलर की टोपी सी के पास है या नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास सपोज लाल रंग की टोपी है तो ऑब्वियस सी बात है डी के पास लाल रंग की टोपी नहीं है, इसके पास कुछ और है, मान लीजिए ब्लू है। अब सी के पास जो टोपी है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अगर सेम है, रेड है, तो इसको बी को टोपी देने के 2 तरीके होंगे, क्योंकि अगर ये रेड है, ये रेड है, तो इसको मैं ब्लू ग्रीन दे सकता हूं, लेकिन अगर ये रेड है और ये ब्लू है तो इसके पास ग्रीन ही होगी, तो फिर इसके पास ब्लू ही जाएगी, तब एक ही तरीका होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में बी और सी को टोपी देने के मेरे पास कितने तरीके, 3। इसके मैं टुकड़े करके लिख लेता हूं, इनटू, अगर सी के पास भी सेम कलर की हैट है जो ए के पास है तो बी को टोपी देने के 2 तरीके हैं,
ways of giving hat to B if C has hat of same color as A have. Ways of giving hat to B if C has hat of same color as A have. A के पास अगर लाल है तो C के पास भी लाल है, तो B को दो टोपी देने के दो तरीके हैं. +1, ये 1 किस लिए? ये 1 किस लिए भाई? अगर A और C के पास डिफरेंट कलर की हैट है, मतलब C के पास जो हैट है वो ब्लू नहीं हो सकती और रेड नहीं है, यानी कि ग्रीन है. वेज ऑफ गिविंग हैट, क्योंकि C के पास अगर डिफरेंट कलर की हैट है मतलब ग्रीन ही बची है, तो B के पास ब्लू कलर की होगी. वेज ऑफ गिविंग हैट टू B इफ C हैज हैट ऑफ different color then A and D. अगर A और D के पास जो कलर की टोपियां है उससे अलग है, यानी कि ग्रीन है, तो उसको देने का एक ही तरीका है. कितना आ गया भाई? 3 दूनी 6 इंटू 3 18, यानी कि दो ही संभावनाएं थी, या तो सेम कलर हो या ए और डी के पास सेम कलर की हैट हो या डिफरेंट कलर की हो. तो सारे केसेस कवर हो गए. तो पहले केस का आंसर आया था मेरे पास कितना? 12. सो फ्रॉम बोथ केसेस एक मिनट, हाँ भाई, फ्रॉम बोथ केसेस क्या लिख दूं? फ्रॉम बोथ केसेस रिक्वायर्ड वेज क्या लिख दो भाई? 12 + 18, टोटल 30 तरीके हैं हैट डिस्ट्रीब्यूशन के. ठीक है. तो कुछ कुछ पिछले लेक्चर का जो सवाल था उससे थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन वहां पे मैंने क्या किया था वो आपको अगर याद हो, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है. तो मैंने दोनों तरह की टच कर ली प्रॉब्लम्स, इवन और ऑड. इस तरह के क्वेश्चंस आ जाता है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम डील किया है. तो होपफुली आपको ये सवाल तो पहले देखो समझ में आ गया क्या कि 5 तरह की 5 लोग हैं, 3 तरह की हेड्स है, मेरे को बांटना है, सर्कुलर वे में बिठाना है, कितने तरीके से टोपियां डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं सच दैट द पर्सन सिटिंग इन द एडजेसेंट सीट डू नॉट गेट द हैट ऑफ द सेम कलर. तो ए और डी के पास सेम कलर की कैप दे दी मैंने, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो 3 × 2 × 2 × 1 12 तरीके, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. लेकिन अगर ए और डी के पास डिफरेंट कलर के हैट है तो प्रॉब्लम है. तो 3 × 2 6, तो इसको देने का एक ही तरीका होगा. तो ए ई डी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी और सी के लिए सोचना पड़ेगा. अब ये सोचना कैसे होगा कि क्योंकि बी के पास रेड तो होगा नहीं, या तो ग्रीन होगा या ब्लू होगा. तो अगर इसके पास सी के पास सेम हैट है, रेड कलर की है, तो उसको देने का मेरे पास 2 तरीके हैं. लेकिन सी के पास अगर डिफरेंट कलर की टोपी है तो उसको बी को देने का एक ही तरीका है. तो टोटल 18 तरीके. सो इन ऑल वी हैव 30 केसेस. ठीक है. तो आई होप आपको ये 5 प्रॉब्लम समझ में आई होंगी. कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं इसमें से, इनफैक्ट सारे ही अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे. तो इस लेक्चर के साथ मैंने आपको कुछ, या पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को देखें हम, तो मैंने आपको कुल 10 प्रॉब्लम्स बताई हैं. अगर आप इनको टैकल कर लेंगे तो होपफुली इन कॉन्सेप्ट्स पे कुछ ना कुछ सवाल आपको जरूर मिलेगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन.